मोईडैम भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के चराई देव जिले में स्थित ऐतिहासिक मोईडैम को यूनेस्को की लोकप्रिय विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। यह भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। सांस्कृतिक विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली विरासत है। फिर है मोईडैम भारत की एकमात्र आवेदक था इस बार। फिर अहोम युग के शाही परिवारों के कब्रिस्तान स्थल मोईतम को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने 46वें सत्र में नामित किया। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र। तो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बैठक नई दिल्ली भारत मंडपम में 21 से 31 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के उद्घाटन के अवसर पर वैश्विक स्तर पर विशेषतः ग्लोबल साउथ में विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को विश्वास विरासत केंद्र को भारत की ओर से $10 लाख के योगदान की घोषणा की। विश्व धरोहर समिति की बैठक के साथ विश्व धरोहर युवा पेशेवरों का मंच और विश्व धरोहर स्थल प्रबंधकों का मंच भी आयोजित किया गया। भारत मंडप में भारत के 3 विश्व धरोहर स्थल रानी की बाव और पाटन गुजरात, फिर कैलाश मंदिर, एलोरा गुफाएं और महाराष्ट्र एवं होयसाल मंदिर हालेबीड कर्नाटक को नवीनतम AR और VR तकनीकों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर भारत की ओर से अतुल्य भारत प्रदर्शनी भी लगाई गई। फिर है अगला, इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन दी वेल बीइंग ऑफ एडोलेसेंट इन इंडिया रिपोर्ट जारी। तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन दी वेल बीइंग ऑफ एडोलेसेंट इन इंडिया रिपोर्ट 25 जुलाई 2024 को जारी की गई। यह रिपोर्ट एडोलेसेंट इन दी चेंजिंग वर्ल्ड द केस फॉर अर्जेंट इन्वेस्टमेंट में प्रस्तुत वैश्विक निष्कर्षों पर आधारित है। इसे जिनेवा में 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में जारी मातृ नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य के लिए भागीदारी द्वारा अधिकृत किया गया था। फिर है PMNCH, तो पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ द्वारा विकसित यह रिपोर्ट किशोरों के कल्याण में निवेश पर्याप्त आर्थिक लाभों पर बल देती है। यह रिपोर्ट किशोर स्वास्थ्य शिक्षा, बाल विवाह रोकथाम और सड़क सुरक्षा जैसे 7 प्रमुख कार्यक्रमों का प्रकाश डालती है, जिनसे निवेश पर प्रभावशाली रिटर्न मिलने की उम्मीद है। फिर रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर राजस्थान की युवा प्रतिनिधि सुश्री प्रिया राठौड़ ने बाल विवाह जैसी चुनौतियों का सामना कर रही किशोरियों के साथ काम करने और जमीनी स्तर पर नीतिगत सहायता के अपने अनुभव साझा किए। तो कौन है? सुश्री प्रिया राठौड़। फिर है एशिया के पहले प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का फरीदाबाद में उद्घाटन किया गया। फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 16 जुलाई 2024 को किया गया। महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन की यह सुविधा विश्व भर में 9वीं नेटवर्क प्रयोगशाला होगी। पूरे एशिया में पहली ऐसी प्रयोगशाला होगी। फिर अन्य प्रयोगशालाएं US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जी ह्यूमिक सुविधा का उद्घाटन। तो इस अवसर पर जितेंद्र सिंह ने शोध संस्थाओं, विश्वविद्यालय और उद्योग को शोध और विकास के लिए माइक्रोबियल कल्चर प्रदान करने के लिए आनुवांशिक रूप से परिभाषित मानव संबंध माइक्रोबियल कल्चर संग्रह जिसे जी ह्यूमिक सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा एक नोडल संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगी, जो शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पताल, उद्योग के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगी। यह देश के शोधकर्ताओं के उपयोग के लिए आनुवांशिक रूप से विशेषता वाले विशिष्ट रोगजनक मुक्त जानवरों के भंडार के रूप में काम करेगा। फिर वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामले में भारत शीर्ष 3 देशों में शामिल। FAO रिपोर्ट। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व के प्रमुख देशों में वन विस्तार
पर एक नवीन रिपोर्ट 22 जुलाई 2024 को जारी की गई। एफएओ की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया, भारत 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में चीन 19,37,000 हेक्टेयर के अधिकतम वन क्षेत्र वृद्धि के साथ सबसे आगे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जो 4,46,000 हेक्टेयर के साथ दूसरे, और फिर भारत। तो रिपोर्ट वन क्षेत्र में वृद्धि के संदर्भ में शीर्ष 10 में शामिल अन्य देशों में चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली, रोमानिया को स्थान दिया गया है। और इसमें आगे है फिर एफएओ ने अपनी रिपोर्ट में कुछ देशों में वनों की कटाई में उल्लेखनीय कमी का उल्लेख किया है। यथा इंडोनेशिया में 21-22 तक वनों की कटाई में 8.4% की गिरावट देखी गई, जबकि ब्राजील अमेजन के वर्ष 2023 में वनों की कटाई में 50% की कमी आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2000 से 2010, 2010 से 2020 की अवधि के दौरान सकल वैश्विक मैंग्रोव हानि की दर में 23% की कमी आई है। फिर अगला है, प्रधानमंत्री ने रखी देश की सबसे लंबी शहरी सुरंग की आधारशिला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ठाणे और बोरीवली के बीच भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी 13 जुलाई 2024 को। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 16,000 करोड़ की लागत वाली ठाणे बोरीवली ट्विन सुरंग परियोजना से यात्रा का समय 1 घंटे कम हो जाएगा। यात्री मात्र 12 मिनट में एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंच सकेंगे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरने वाली इस परियोजना की कुल लंबाई 11.8 किलोमीटर है। इसे ठाणे से बोरीवली की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने उक्त परियोजना की आधारशिला मुंबई में 29,400 करोड़ की कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर रखी। फिर अन्य प्रमुख शिलान्यास व शुभारंभ। तो प्रधानमंत्री ने 63,600 करोड़ के व्यय से बनने वाले गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना में सुरंग निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। लगभग 6.65 किलोमीटर लंबी GMLR नवी मुंबई में नए प्रस्तावित हवाई अड्डे, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ पश्चिमी उपनगरों के साथ सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने लगभग 5,600 करोड़ के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया। फिर भारत की जनसंख्या 2060 के दशक में होगी 1.7 अरब। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जनसंख्या संभावना 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट 11 जुलाई 2024 को जारी की गई। रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के प्रारंभ में लगभग 1.7 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके बाद इसमें 12% की कमी आएगी, लेकिन फिर भी यह देश पूरी शताब्दी के दौरान विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब होने का अनुमान है, जो 2054 में 1.69 अरब तक पहुंच जाएगी। इसके बाद 21वीं सदी के अंत तक भारत की जनसंख्या घटकर 1.5 अरब हो जाने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आगामी 50-60 वर्ष में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी, जो 2080 के दशक के मध्य में लगभग 10.3 अरब लोगों के साथ शिखर पर पहुंच जाएगी। शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट शुरू होने का अनुमान है, जो सदी के अंत तक 10.2 अरब तक गिर जाएगी। 2024 में विश्व जनसंख्या 8.2 अरब होगी। उल्लेखनीय है कि भारत चीन को पछाड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या देश बन गया है। फिर एसडीजी इंडेक्स 2023-24 जारी। तो देश के थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने 2023-24 के लिए अपना नवीनतम सतत विकास लक्ष्य है भारत सूचकांक इंडिया इंडेक्स 12 जुलाई 2024 को जारी किया। इस सूचकांक का चतुर्थ संस्करण है। इससे पहले यह 2018, 2019, 20 और 2021 में जारी किया गया था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सतत विकास के महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। एसडीजी इंडेक्स मुख्य विशेषताएं। तो देश के समग्र एसडीजी स्कोर 23-24 के लिए 71 है। यह 2020-21 में 66 और वर्ष 2018 में 57 था।
राज्यों के लिए स्कोर 2023-24 में 57 से 79 तक है, जो वर्ष 2018 में 42 से 69 की सीमा से काफी सुधार दर्शाता है। लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई के स्कोर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो लक्ष्य 13 यानी जलवायु कार्रवाई, और 2020-21 में 54 से बढ़कर यह अब 67 हो गया है। फिर लक्ष्य एक गरीबी उन्मूलन के स्कोर में 60 से 72 की वृद्धि हुई है, और 10 नए प्रवेशकों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली, दमन दीव के साथ 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी में हैं। इस वर्ष 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने 65 से 99 के बीच स्कोर किया, जबकि 20-21 में यह संख्या 22 थी, तो अब 32 ने किया है। फिर 2018 और 23-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, स्कोर में 25% की वृद्धि हुई है। इसके बाद जम्मू कश्मीर 21, उत्तराखंड 19, सिक्किम 18, हरियाणा 17, असम, त्रिपुरा और पंजाब 16-16, मध्य प्रदेश, उड़ीसा 15। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है किसमें? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। फिर लक्ष्य एक गरीबी उन्मूलन में 2020-21 सूचकांक 3 से 2023-24 सूचकांक 4 तक 12 अंकों का सुधार हुआ है। फिर आगे तो जो प्रदर्शनकर्ता से अग्रणी श्रेणी में आगे बढ़ा है। फिर आगे बहुआयामी गरीबी 2015-16 और 19-21 के बीच 24.8 से लगभग आधी होकर 14.96 हो गई है। 2022-23 के बहुआयामी गरीबी में गिरावट आने की संभावना है, यह 11.28 हो जाएगी, और 13-14 से 22-23 के बीच 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलेंगे। फिर सूचकांक और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन। तो उत्तराखंड सबसे ऊपर है 79 के साथ, और +7 हुआ है इसमें। केरल दूसरे पे है 79 के साथ। तो पहले पे उत्तराखंड, दूसरे पे केरल, तीसरे पे तमिलनाडु, फिर है गोवा, और फिर है हिमाचल प्रदेश। और राजस्थान कौन से पे है? राजस्थान के पॉइंट है 67, और इसमें +7 हुआ है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है चंडीगढ़, फिर जम्मू कश्मीर, फिर है पुडुचेरी। तो चंडीगढ़ है 77, पुडुचेरी है 74, और सबसे कम वाले स्टेट में है बिहार, फिर है झारखंड, और फिर है नागालैंड, और फिर है मेघालय। बिहार, झारखंड, नागालैंड, मेघालय। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में आता है लद्दाख और लक्षद्वीप। फिर वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचार में भारत 5वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र निकाय वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, तो WIPO, ठीक है, की नवीनतम रिपोर्ट में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैन एआई की पेटेंट संख्या के मामले में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 से 2023 के मध्य इस चर्चित तकनीक में 1350 पेटेंट दायर किए गए। प्रकाशित जैन एआई पेटेंट की संख्या के मामले में भारत ने ब्रिटेन के 714 पेटेंट के साथ 6ठे स्थान पर और जर्मनी 708 को पीछे छोड़ दिया है। पेटेंट की कुल संख्या के मामले में चीन 38,210 और अमेरिका 6,276, और कोरिया 4,155, जापान 3,409। ये हैं सबसे आगे, चीन, अमेरिका, कोरिया और जापान। तो भाई चीन के तो बहुत ज्यादा है 38,000, भारत के 1,350। फिर निपाह वायरस, तो केरल में मलप्पुरम जिला निपाह वायरस के कारण चर्चा में रहा। यहाँ जिसके कारण 14 वर्षीय लड़के की जुलाई माह में मृत्यु हो गई। केरल में निपाह वायरस का इससे पहले प्रकोप 2023 के कोझिकोड जिले में हुआ था। फल चमगादड़ यानी कि फ्रूट बैट, तो फल चमगादड़ होता है यानी फ्रूट बैट्स आमतौर पर इस वायरस के स्रोत होते हैं। गलती से चमगादड़ से दूषित फल खाने से मनुष्य इस रोग से संक्रमित हो जाते हैं। फिर बाघ नख, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध बाघ नख, बाघ का पंजा हथियार 350 सालों के बाद ब्रिटेन से भारत लाया गया। लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखे छत्रपति शिवाजी के बाघ नख को लोन पर 3 वर्ष के लिए लाया गया है।
इसका अनावरण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 20 जुलाई 2024 को सतारा में किया। इसे म्यूजियम में रखा जाना है। तो लोन पे लाए यार, ये क्या मजाक है। तो बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान ने सन 1659 के युद्ध में शिवाजी महाराज को धोखे से मारने की कोशिश की थी। तो शिवाजी महाराज ने बाकनक के एक हमले से अफजल को मार दिया था। इस वर्ष छत्रपति शिवाजी के राज्य से अभिषेक की 350वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। चांदीपुर वायरस क्या है? तो चांदीपुर वायरस के प्रकोप प्रकोप के कारण गुजरात में जुलाई 2024 में कई बच्चों की मृत्यु हो गई है। चांदीपुर वायरस मुख्यतः बच्चे 14 वर्ष 9 माह से 14 वर्ष को संक्रमित करता है। वायरस संक्रमण प्रभावित रोगी मस्तिष्क यानी कि एन्सेफेलाइटिस का शिकार हो जाता है, जिससे एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। वायरस के बारे में, यह वायरस संबंध वेसिक्यूलो वायरस से होता है, ठीक है, अर्थात मच्छर, टिक और सैंड फ्लाई जैसे वेक्टर के कारण से फैलता है। चांदीपुर वेसिक्यूलो वायरस और रेब्डोविरिडी फैमिली से संबंधित है। नामकरण, इसका पहला मामला वर्ष 1965 में महाराष्ट्र के गांव चांदीपुरा, जिला नागपुर में सामने आया था। इसका नाम चांदीपुरा पड़ गया है, जिसके कारण इसका नाम चांदीपुर पड़ गया है, ठीक है। फिर बिहार में एंटी पेपर लीक कानून पारित। तो बिहार विधानसभा ने सरकारी भर्ती में गड़बड़ी से निपटने के लिए पेपर लीक विरोधी विधेयक 24 जुलाई 2024 को पारित कर दिया। बिहार विधानसभा द्वारा पारित बिहार लोक सेवा परीक्षा विधेयक 2024 के तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 10 वर्ष तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। यह कानून जो छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों सहित संबंधित पक्षों पर लागू होता है। फिर सिंकुला टनल प्रोजेक्ट। तो सिंकुला तो लेह में हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंकुला सुरंग परियोजना में नीमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट ऊंचाई पर 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग का निर्माण किया जाना है। 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी 2024 को वर्चुअल तरीके से लद्दाख में शिंकुला टनल प्रोजेक्ट का पहला विस्फोट देखा। फिर IMO परिषद का 132वां सत्र। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की परिषद का 132वां सत्र 8 से 12 जुलाई 2024 को लंदन में आयोजित किया गया। इस IMO परिषद सत्र में वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व भारत ने किया। सत्र में भागीदारी के दौरान भारत ने सतत समुद्री परिवहन के लिए अभिनव क्षेत्रीय केंद्र का प्रस्ताव रखने के साथ ही दक्षिण एशिया उत्कृष्टता केंद्र SACE स्मार्ट के लिए अपने प्रस्ताव को दोहराया। फिर हथियार प्रणाली स्कूल। तो वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में हथियार प्रणाली स्कूल वेपन सिस्टम स्कूल WSS का 1 जुलाई 2024 को उद्घाटन किया। इस नई प्रशिक्षण प्रतिष्ठान WSS का गठन भारतीय वायु सेना को भविष्योन्मुख बल के रूप में पुनः व्यवस्थित करने और समानुसार परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया गया है। WSS प्रकृति के अनुकूल प्रभाव आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप नवगठित शाखा के अधिकारियों को तैयार करेगा और हथियार प्रणाली शाखा के फ्लाइट कैडेट इस संस्था में अपने दूसरे सेमेस्टर का प्रशिक्षण लेंगे। फिर करंट अफेयर जो वन लाइनर है। तो 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? तो 10%। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 को रद्द करने का निर्णय लिया? तो असम ने। फिर भारत ने जिनेवा में नागरिक राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा 15-16 जुलाई 2024 को सफलतापूर्वक पूरी हुई। भारत ICCPR में स्टेट पार्टी के रूप में कब शामिल हुआ? तो वर्ष 1979। फिर संस्कृति मंत्रालय ने किस महान गायक की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट
जारी किया तो मुकेश। फिर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90 एफएम का उद्घाटन कहाँ किया? तो आइजोल यानी मिजोरम में। फिर है नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने ग्लोबल साउथ में संयुक्त नवाचार कार्यक्रम बनाने की दिशा में किस वैश्विक संगठन के साथ समझौता किया? तो वीपो के साथ। तो भारत का कौन सा युद्धपोत दोनों नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 2024 को 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचा? तो आईएनएस तबर। फिर अगला है केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? जहाँ पारंपरिक पाठ्यक्रमों के लिए नए शैक्षणिक भवन का भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को ने किया तो यह है लेह में। फिर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा प्रदेश की पहली बर्ड गैलरी 15 जुलाई को कहाँ स्थापित की? तो प्रगति शिक्षा केंद्र देहरादून। फिर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कितने फॉलोवर्स के साथ सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं? 100 मिलियन। फिर किस राज्य मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित योजनाओं को 12 जुलाई 2024 को मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हिंदू अध्ययन के लिए एक केंद्र खोलने के साथ अन्य किन धर्मों के अध्ययन केंद्र भी खोलेगा? बौद्ध और जैन। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? रांची में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान ने ग्रामीण जनजाति और कृषकों के बीच आजीविका सृजन के लिए मिलकर कार्य करने के उद्देश्य से किस संस्थान के साथ एमओयू किया? तो एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के साथ। फिर केंद्र सरकार ने हज समिति के विदेश मंत्रालय के स्थान पर किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? झारखंड। किस ओपन यूनिवर्सिटी ने अकादमिक सत्र 24-25 के लिए भगवत गीता अध्ययन में एक नई एमए पाठ्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और एजे मसीह की पीठ ने 10 जुलाई 2024 को अपने निर्णय में सीआरपीसी की किस धारा के तहत मुस्लिम महिला को तलाक देने के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार होने की बात कही? तो ये है धारा 125। फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस खालिस्तानी समूह पर लगे प्रतिबंध को 5 वर्ष और आगे बढ़ा दिया है? सिख फॉर जस्टिस। फिर किस संस्थान ने अध्ययन के अनुसार देश के 10 प्रदेशों में प्रति वर्ष 33,000 लोगों की मौत पीएम 2.5% स्तर के अधिक होने का कारण कहा जा रहा है? तो यह है लेंसेंट। फिर है केंद्रीय बजट 2024-25। तो इसको देखते हैं। भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त महिला और सीतारमण ने ये ठीक है जो भी किया है इसको हटाते हैं। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में प्रस्तुत किया। इससे पहले चुनावी वर्ष होने के कारण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाले देश की पहली वित्त मंत्री बन गई है। इस संदर्भ में उन्होंने मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का 13वां व उसके तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 जनवरी 1947 को वित्त मंत्री षणमुगम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रारंभ में देश का बजट परंपरागत रूप से फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था, जिसे वर्ष 2017 से बजट प्रस्तुत करने की तिथि बदलकर 1 फरवरी कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला बजट साल 2019 में दिया था। सीतारमण के नाम सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड है। 1 फरवरी 2020 को उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया। भारत के इतिहास के शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा बजट भाषण मनमोहन सिंह ने
वर्ष 1991 में दिया था। उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान 700 वर्ड बोले थे। उनके ठीक बाद अरुण जेटली का नंबर आता है, जिन्होंने 18,604 शब्दों का बजट भाषण दिया था। सबसे छोटा बजट मात्र 800 शब्द का था। यह अंतरिम बजट था। इसे वर्ष 1977 में हीरू भाई एम पटेल ने पेश किया था। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट की प्रमुख बातें। तो ये हैं 2024-25 के लिए प्रस्तावित 48,20,512 करोड़ की कुल व्यय में 37,09,401 करोड़ राजस्व खाते में व 11,11,111 करोड़ की पूंजी खाते में व्यय किए जाएंगे। बजट अनुमान 2024-25 में कुल व्यय 48,20,512 करोड़ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। फिर है इसमें कुल पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपए हैं। अब ये कुछ है। फिर संशोधित अनुमान 23-24 की तुलना में बजट अनुमान 2024-25 पूंजीगत व्यय 16.9% की वृद्धि दर्शाता है। बजट अनुमान 24-25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय यानी कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15,01,889 करोड़ अनुमानित है, जो संशोधित अनुमान 23-24 की तुलना में 18.2% की वृद्धि दर्शाता है। बजट अनुमान 24-25 में राज्य के हिस्से में वितरण अनुदानों और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि आदि सहित राज्यों को हस्तांतरित किए जा रहे कुल संसाधन 22,91,182 करोड़ है। यह वित्तीय वर्ष 22-23 के वास्तविक पर 4,82,766 करोड़ अधिक है। फिर अगला है बजट अनुमान 24-25 में ऋण 16,13,312 को छोड़कर कुल प्राप्तियां 32,07,200 करोड़ बताई गई हैं। 24-25 में कुल प्राप्तियां 48,20,562 करोड़ अनुमानित है, जिन्हें राजस्व प्राप्तियां 31,29,200 करोड़ रुपए और पूंजीगत प्राप्तियां 16,91,312 करोड़ अनुमानित है। प्राप्तियों और व्ययों के अनुमान से 24-25 में राजस्व घाटा 5,80,201 करोड़ रहने का अनुमान बजट में लगाया गया है। यह सकल घरेलू जीडीपी का 1.8% होगा। पूंजीगत परिसंपत्तियों के सर्जन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को राजस्व व्यय में से घटाने के पश्चात प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% ही रहेगा। राजकोषीय घाटा तो 24-25 में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट 16,13,312 करोड़ बजट में अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% होगा। फिर लक्ष्य तो सरकार का लक्ष्य घाटे को अगले साल 4.5% से नीचे लाना है। मुद्रास्फीति कम स्थायी और 4% के लक्ष्य की ओर जारी है। फिर कोर मुद्रास्फीति तो गैर खाद्य और गैर ईंधन 3.1 पर रखने का प्रयास किया जाएगा। फिर इसके बजट का मुख्य विषय क्या है? वर्तमान बजट में पूरे वर्ष और इसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस क्रम में वित्त मंत्री ने 4.1 करोड़ युवाओं के लिए 5 वर्ष में रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों के लिए 2 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों की घोषणा की है। रोजगार और कौशल पर पीएम पैकेज की 5 योजनाएं। योजना के पहली बार रोजगार पाने वाले सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार करने वालों को 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक 1 माह का वेतन। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। फिर विनिर्माण में रोजगार सृजन तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर प्रोत्साहित राशि उपलब्ध कराना, जो नौकरी के लिए पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ योगदान पर निर्भर है। योजना के नियोक्ताओं को सहायता सरकार नियोक्ताओं को ईपीएफओ स्थान के लिए 2 वर्ष तक 3,000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। फिर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा। सीड्स कंपनियों में इंटर्नशिप 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 सीड्स कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए नई योजना। इस योजना में 5,000 प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 की एक बारी सहायता दी जाएगी। फिर है कृषि में उत्पादकता अनुकूलनीयता। तो इसके लिए कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया जाएगा। 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 1000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 3 वर्षों में किसानों और उनके जमीन को शामिल करने हेतु कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई को लागू किया जाएगा। झींगा ब्रूड स्टॉक के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। फिर भारत विश्व के सबसे बड़े झींगा निर्यातकों में से एक है। वर्ष 2022-23 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 8.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें झींगे का हिस्सा 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सबसे अधिक रहा। सहकारी क्षेत्र में के व्यवस्थित और सुव्यवस्थित सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति की घोषणा की। फिर रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तो प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए अंगीकृत अंग, अंगाकृत 3 योजनाओं को लागू करेगी। पहली बार रोजगार पाने वाले, दूसरी विनिर्माण में रोजगार सृजन और तीसरी नियोक्ताओं को सहायता। तो कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु कार्य किए जाएंगे। औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और क्रैचों की स्थापना की जाएगी। महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की जाएगी। सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले युवाओं को घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण हेतु वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। फिर है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। तो पूर्वोदय योजना, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हेतु पूर्वोदय नामक योजना शुरू की जाएगी। फिर अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। 21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी, जिससे बिहार के 35 में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल होगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्ती क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में और वाकल क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र हेतु निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। फिर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों को सामाजिक आर्थिक विकास हेतु इसमें 63,000 गांवों के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी। विनिर्माण और सेवाएं, विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी। प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ तक गारंटी कवर देने के लिए पृथक स्वयं वित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी। एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। मुद्रा लोन, तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाएगा, जिन्होंने पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है। फिर एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन
इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ई कॉमर्स निर्यात केंद्र एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य और निजी क्षेत्रों की भागीदारी में 100 शहरों या आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने की सहायता की जाएगी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों की मंजूरी दी जाएगी। फिर शहरी विकास में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 इसके अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। फिर है वर्तमान बजट में अगले 5 वर्ष में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की गई है। ठीक है। फिर ऊर्जा सुरक्षा, तो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान व विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना के लिए नई प्रौद्योगिकियों के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। फिर उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र एनटीपीसी और बीएचएएल के एक संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। फिर हार्ड टू अबेट, तो उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त विनियमन बनाए जाएंगे। तांबा और सिरेमिक क्लस्टर की 60 क्लस्टरों में पारंपरिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और अवसंरचना, आगामी 5 वर्षों में अवसंरचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय हेतु 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह जीडीपी का 3.4 होगा। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष 1.5 लाख करोड़ के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु पीएम जीएसवाई का चतुर्थ चरण शुरू किया जाएगा। बिहार में कोची मैची अंतरराष्ट्रीय लिंक अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार में गया स्थित विष्णुपद मंदिर गलियारा महाबोधि मंदिर गलियारा का काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विकास। फिर राजगीर के समग्र विकास की पहल शुरू की जाएगी। ठीक है। फिर है नवाचार अनुसंधान और विकास, तो मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड स्थापित किया जाएगा। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पूल व्यवस्था तैयार की जाएगी। आगामी 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। फिर अगली पीढ़ी में सुधार, तो ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार निर्धारित किया जाएगा तथा समवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। भू रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी तथा इसे कृषक रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ अंगीकृत किया जाएगा। वन स्टॉप समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टल से जोड़ा जाएगा। जलवायु अनुकूल और उपशमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी विकसित की जाएगी। एनपीएस वात्सल्य योजना नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान हेतु एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। फिर है जीएसटी व कर प्रस्ताव, मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया। लोहो निकल ब्लिस्टर तांबे लोहो स्क्रैप और निकल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है।
अमोनियम नाइट्रेट व मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5 से बढ़ाकर 10% किया गया है। वहीं पीवीसी फ्लेक्स बैनरों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है। बजट में 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर शुल्क सीमा को पूर्णतः छूट। बजट में सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमाएं शुल्क के दायरे से बाहर। फिर कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉलीकेट, वर्म्स, श्रिम्प एंड फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव किया गया है। श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है। फिर धर्मार्थ संस्थाओं के लिए भी कर में छूट की 2 व्यवस्थाओं को मिलाकर एक करने का प्रस्ताव किया गया है। विभिन्न भुगतानों पर 5 टीडीएस दर को घटाकर 2% टीडीएस दर किया जाएगा। म्यूचुअल फंड और यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20% टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। फिर पुनः निर्धारण का सरलीकरण। किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 से 5 वर्ष के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% की दर से कर लगेगा। परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। टैक्स अधिकारियों, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क, सेवा कर संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त किया। भारत के क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए क्रूज का संचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए कर व्यवस्था को सरल करने का प्रस्ताव रखा गया। देश में अपरिष्कृत हीरा बेचने वाली विदेशी खनन कंपनियों के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर दर को 40 से घटाकर 35 करने का प्रस्ताव है। बजट में एनपीएस में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 40 के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है। ठीक है। फिर है वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड्स डिडक्शन को नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव। तो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने का प्रस्ताव है। फिर पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 तक की बचत होगी। फिर अगला आता है अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी।